प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब ज़्यादातर गिरा हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे या फिर एशिया के दूसरे मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट्स में हुआ क्या था ना। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से स्टेटमेंट दिया, उसके कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन हाँ बाद में अच्छा खासा रिकवरी भी है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। जानते हैं क्या हुआ, इसके कारण आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे। और साथ ही CLSA का टारगेट आया है निफ्टी 50 के लिए, नियर टर्म में कितना जा सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है, गोल्ड सिल्वर का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, ब्रेंट क्रूड का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, सभी कुछ। और डॉलर पे भी, ऑफकोर्स डॉलर पे भी उनका कॉल है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए लास्ट वीक मैंने बताया था ना कि इस वीक से मैं फंडामेंटल्स को कवर करूँगा, सो म्यूचुअल फंड स्टॉक दोनों से। और मैंने बोला था कि अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना करना, उसमें अपना नाम बताएं, कितने सालों से आप प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं, महीनों से वॉच कर रहे हैं, और साथ ही अपना प्रश्न पूछे। तो काफ़ी मिला है वीडियोस आप लोगों की तरफ से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सभी जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांग रहे हैं ना, इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या करूँ। इस तरह का पॉसिबल नहीं है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, कॉन्सेप्चुअल पूछे ना, जैसे ROE क्या होता है, या सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें, के बाद P रेशियो, PB रेशियो क्या देखना चाहिए, कितना होना चाहिए, कम ज़्यादा क्या, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे ना। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए मार्केट तो ऑफकोर्स अच्छा कोई खास है नहीं, यहाँ पे सब कुछ गिरा ही हुआ है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप गिरा हुआ है। उसके बाद सेक्टर और थीम भी हालात ख़राब है, IT बुरी तरह से गिरा हुआ है, डिफेंस गिरा हुआ है, और नीचे देखिए ना कहीं भी आपको पॉजिटिविटी, FMCG बुरी तरह से गिरा हुआ है, कहीं कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ बोला जा सकता है इंडेक्स लेवल पे या सेक्टर और थीम लेवल पे गिरा हुआ है आज। अब ये तो ऑफकोर्स आपको परफॉर्मेंस बुरा लग रहा होगा। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो US से स्टार्ट करते हैं। देखिए US मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरा था। डाउ जोन्स 2%, S&P, नैस्डैक तो खैर 3%, 3.5% गिर गया था, और रसल 2 के भी 3% के आसपास गिरा। तो कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ था। क्यों हुआ था, ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। एशियन मार्केट्स भी देखें तो हालात ख़राब है ना। जापान का मार्केट देखिए 1%, हांगकांग का मार्केट 1.6%, सभी जगह हालात ख़राब है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको रफ आइडिया मिलेगा कि इंडियन मार्केट ज़्यादा गिरा क्यों नहीं। देखिए प्री मार्केट देखिए, US का फ्यूचर्स देखिए ना, सभी कुछ ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है। तो मतलब कि आज मार्केट, उम्मीद है कि US मार्केट अच्छा खुलेगा और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, रिकवरी। उसी तरह से यूरोपियन मार्केट देखिए, यूरोपियन मार्केट तो आज खुला है ना, 1 बजे के आसपास आपको यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस दिखने लगता है इंडियन टाइम, आफ्टरनून 1 o'clock आफ्टरनून के आसपास। तो यहाँ पे देखिए सभी कुछ पॉजिटिव ना, यहाँ तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम हुआ था। तो अब जान लेते हैं कि ये मार्केट गिरा क्यों था, प्रॉब्लम क्या हुआ। तो ऑफ कोर्स आजकल तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है डोनाल्ड ट्रंप का, तो यहाँ पर फिर से उनका ही जिम्मेदारी है मार्केट गिराने का। तो चाइना और US के बीच तो ट्रेड वार चल ही रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। और फिर चाइना, आपको पता होगा ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या मिनरल्स हैं, उसका सप्लाई काफ़ी हद तक चाइना ने रोके हुए हैं, और उसके कंट्रोल में ना 70% का कंट्रोल उसके पास है। तो जब चाहे वो रोक दे, जब चाहे देगा, और नहीं देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ चीज़ें बनती है, और खासकर ना EV जैसे हो गया, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा, डिफेंस में ज़रूरत है, एरोस्पेस में ज़रूरत है, सभी जगह खासकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, जो क्वान्टिटी होता है बहुत कम होता है, लेकिन ज़रूरत तो है ना, अगर थोड़ा सा ज़रूरत, अगर वो नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा आपका। और ऑलमोस्ट पूरा आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल चाइना के पास है। तो जब भी कुछ इश्यूज़ होता है तो चाइना उसको थोड़ा रोक लेता है, US को प्रॉब्लम हो जाता है। और आपने सुना भी होगा रिसेंटली ना कि चाइना ने इंडिया को भी बोला है कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन
यूएस के पास ये नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तुमको दिया और तुमने यूएस को पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये है, और लगता है कि और दूसरे कंट्रीज़ को भी ऐसा बोला गया है, चाइना ने ऐसा बोला हो। तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को बिग बॉस समझता है ना, उन्होंने बोला कि भाई तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो हम 100% का एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो मार्केट में इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है ना कि चाइना ने बोला कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही आजकल क्या कर रहे हैं ना, मतलब सभी जगह पर ना डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड के वो किंग है। बट या चाइना के सामने नहीं टिक पा रहे हैं ना, अगेन उनको झुकना पड़ा। पहले तो उन्होंने एग्रेसिव मोड लिया कि 100% टैरिफ लगा दूंगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे, लेकिन चाइना ने बोला वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप नीचे आ गया, मतलब हमेशा तो वही ना, नीचे झुक रहे हैं, चाइना के सामने तो झुकना पड़ रहा है। अब फिर से बोला कि नहीं मैंने तो बोल दिया, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, चीज़ें ठीक ठाक हैं, इस तरह का स्टेटमेंट फिर से उनकी तरफ से आ गया। इसीलिए आप रिकवरी देख रहे हैं, ठीक है। चाइना के सामने अभी यूएस के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं टिक पा रहा है ना, चाइना ऐसा कंट्रोल है, समझ रहा है, डिफेंस का बहुत आपका हिट हो जाएगा, फिर आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ हिट हो जाएगा, ईवीज़ का ज़माना आजकल चला वो हिट हो जाएगा। तो और ये नया, अगर आप कोई रेयर अर्थ मिनरल्स ना हो ज़मीन से आप निकालोगे, प्रोसेसिंग करोगे, कुछ साल लगेंगे, ये सब आसान नहीं है। तब तक तो चाइना के पास बहुत अच्छा लिवरेज है, इंडिया के पास वो लिवरेज नहीं अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। यूएस तो हमारे साथ भी गलत कर रहा है, 50% का टैरिफ लगाए हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो ये रीजंस था, तो मोस्टली कुछ होगा नहीं, मतलब अभी तक तो वही लग रहा है, ट्रंप अगेन पहले की तरह फिर से झुक गए हैं, तो लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इस तरह का प्रॉब्लम यूएस और चाइना में चलता रहेगा, जब तक चाइना के पास थोड़ा कंट्रोल है कि भाई यूएस कुछ करेगा तो मैं रिटेलिएट करूंगा, तब तक यूएस का हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कुछ बड़ा करे, क्योंकि यूएस भी बुरी तरह से फंसेगा उसमें, ठीक है। तो ये है। लेकिन हाँ देखिए, अगर इन दोनों में फाइट होता है तो थर्ड अगर मेजर इकोनॉमी आप देखें वर्ल्ड में फ़िलहाल ना, तो इंडिया ही है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स इंडिया को दिक्कत होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, पूरे वर्ल्ड को इनफैक्ट दिक्कत होगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो, क्योंकि सबसे बड़े इकोनॉमीज़ हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, खासकर इंडिया को, उससे फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक। यूएस और चाइना में प्रॉब्लम आएगा तो जो कंपनीज़ है, मान लीजिए कि चाइना से कंपनीज निकलेंगी, ठीक है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि इंडिया तो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और डेमोक्रेसी है, तो एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे आ सकता है, आ भी रहा है, हम देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव होगा, नो डाउट, आप इकोनॉमी पे भी उसका कुछ नेगेटिव असर पड़ जाएगा, स्टॉक मार्केट पे भी नेगेटिव असर पड़ जाएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारे लिए ख़राब नहीं होगा, चीज़ें सुधरेंगी और उसका हमें एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, स्मॉल, अगर फ्यूचर में भी, क्योंकि ये चल रहा है ना, फिर से आप इस तरह का न्यूज़ देखें, ऐसा नहीं है बंद हो गया, फिर से कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से वापस आएगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है ना, यूएस नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, चाइना नंबर 1 बनना चाहता है, यूएस नहीं चाहता है कि चाइना नंबर 1 हो, तो ये तो चलेगा कुछ सालों तक, लगातार ये प्रॉब्लम चलेगा और हमें इसके साथ ही रहना है, ठीक है, और झेलना है। तो इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा, नो डाउट, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा, इसमें हमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म हिकअप्स हम झेल पाए तो। देखिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस तो चेक करना बनता है ना, तो देखिए गोल्ड सिल्वर मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, और सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, कॉपर, प्लैटिनम, मतलब सभी जगह ह्यूज रिटर्न्स, मेटल्स का तो अभी समय चल रहा है बहुत अच्छा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया ना, तो उससे सही बात है, लगा कि अरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये दो बड़े इकोनॉमीज आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम आता है तो गोल्ड सिल्वर अच्छा करता है, इसीलिए बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। लेकिन जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा तो ऑयल का डिमांड घट जाएगा, इसलिए ब्रेंट क्रूड जो है उसका प्राइस नीचे चला गया था। स्टेटमेंट मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब 100% टैरिफ का बात किया तो ब्रेंट क्रूड नीचे चला गया, गोल्ड सिल्वर ऊपर चला गया, क्रिप्टो में कंप्लीट ब्लड बाथ आया था, बुरी तरह से गिरा था। देखिए हमेशा ध्यान में रखें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी यूएस इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम आया या फिर यूएस स्टॉक मार्केट्स में अगर प्रॉब्लम आया तो ये जो क्रिप्टो का रैली चल रहा है ना, बुरी तरह से सब कुछ गिरेगा, ठीक है। तो मेंटली इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। और बॉन्ड्स ना, अगर यूएस में प्रॉब्लम आएगा तो फिर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक हो ज़्यादा रेट कट करेगा, इसीलिए उनका बॉन्ड देखेंगे आप 10 ईयर जीसेक, तो वो भी तेज़ी से नीचे गिरा था, 4% के आसपास चला आया था, ठीक है। तो ये सब कुछ को रिलेटेड है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आप समझ सकते हैं कितने पावरफुल इंसान है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ठीक है, और सब कुछ चेंज हो जाता है वर्ल्ड में, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद इसलिए रिकवरी आया क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से फिर से बोला कि भाई
मैंने जो बोला था वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, फ्रेंडशिप बना हुआ है, चीज़ें कंट्रोल में है, इसलिए फिर रिकवरी आया कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। अगर वो इस तरह का फिर से स्टेटमेंट नहीं देते कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, तो मार्केट आज इंडियन मार्केट आप आसानी से 1% से ज़्यादा गिरा हुआ होता और यूरोपियन मार्केट्स भी बुरी तरह से गिरे होते। तो ये सभी चीज़ें हमें एज ए इन्वेस्टर समझना होगा। अगर आप पूछेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो, तो देखिए सिंपल है। इस साल मैंने कई बार बताया हुआ है ना कि कोई खास परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन ना रखे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से लग रहा है कि चीज़ें इंडियन मार्केट में भी सुधरेंगी। बाहर का मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है रिसेंट टाइम्स में ना, तो ब्लैक यूएस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। तो जब भी बाहर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप देखेंगे कि वो उस तरह के मार्केट्स बुरी तरह से गिरेंगे, लेकिन इंडिया में तो रिटर्न कोई खास आया नहीं है, मतलब आया ही नहीं खास क्या। तो इंडियन मार्केट यहाँ से आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई बहुत ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दूसरे मार्केट्स तो बुरी तरह से गिरेंगे, रिटर्न आया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जब इंडियन जो फंडामेंटल्स हैं इंडियन इकोनॉमी का जब इंप्रूव करने लगेगा, लेकिन हमारा अर्निंग ग्रोथ थोड़ा आने लगेगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि फिर से इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में परफॉर्मेंस आएगा। साथ ही यूएस में जो हमारा जो ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, टैरिफ रिलेटेड, अगर वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसके कारण भी आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा रिकवरी आएगा। तो वही है, कुछ और समय लगता है कि रिटेंट बना रहेगा। अगर कोई टिका हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैंने तो कैश रखा हुआ है, एक तो ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ जो भी पहले का इन्वेस्टमेंट है, और कुछ कैश रखा हुआ है। अगर बीच में थोड़ा बहुत गिरता है तो मैं तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि उम्मीद है कि फिर से मार्केट अच्छा करेगा। और एनी हाउ देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा तो पढ़ना भी नहीं है ना। मतलब 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद अभी क्या हो रहा है किसी को याद भी नहीं होगा ना, और उस समय स्टॉक मार्केट कहीं दूसरे लेवल पे होगा, मोस्टली आप काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। इसको इस तरह से देखें। अब जान लेते हैं CLSA ने क्या बोला है। तो देखिए उनका निफ्टी का टारगेट उन्होंने दिया, निफ्टी 50 का 26,300 बोल रहे हैं कि इस साल के अंत तक। और ये सब कुछ टेक्निकल है, ठीक है। मैं टेक्निकल जनरली बात भी नहीं करता हूँ, फंडामेंटल्स का बात करता हूँ, ये पहले मैं समझा दूँ। लेकिन ये जो भी टारगेट्स दिए गए ना उनके टेक्निकल टीम के द्वारा दिया गया है। जानना चाहिए, जानने में कोई हर्ज नहीं, उनको क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो 26,300 निफ्टी 50 का टारगेट है इस साल के अंत का। और लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे, मीडियम टर्म अगर बोलेंगे 2029-30 के लिए उनका बोलना है कि निफ्टी 50 37,000 से लेकर 40,000 तक जा सकता है। तो ये सब तो अच्छा ही, इंडिया को लेकर तो बुलिश ही हैं, मतलब ज़्यादातर लोग बुलिश ही हैं, तो ये भी बुलिश हैं। शॉर्ट टर्म हिकअप्स ऑफ कोर्स चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से मोस्टली चीज़ें लग रहा है कि इंडिया में इम्प्रूव करेगा। उसके बाद गोल्ड को वही बोल रहे हैं $4,100 पर ऑन्स तक जाएगा, और वहाँ से फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड तो ऑलरेडी वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका है। सिल्वर भी बोल रहे हैं कि $50 पर ऑन्स तक जाएगा, वहाँ के बाद वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं, ये उनका बोलना। और नेचुरल है ना, गोल्ड सिल्वर का रिटर्न भी इतना आ रहा है तो हिकअप्स तो आएंगे ही, कब आएगा देखना होगा। डॉलर के लिए बोलना है कि भाई ये गिरेगा भी बुरी तरह से, और गिर सकता है। बोलेंगे 9 to 10% और ज़्यादा गिर सकता है यहाँ से। $, 89-90 तक जा सकता है। और ऑफ कोर्स जब डॉलर गिरेगा तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है अगर डॉलर गिरे तो। ब्रेंट क्रूड के बारे में उनका बोलना है कि रेंज अबाउट $58 से $71 के आसपास होगा। तो देखिए ब्रेंट क्रूड मैंने पहले ही बताया ना, जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक आप उम्मीद ना करें कि ब्रेंट क्रूड कोई बहुत ऊपर जाने जा रहा है। मोस्टली 60 के आसपास, नेक्स्ट ईयर हो सकता है और भी ज़्यादा गिर जाए, 55-60, ठीक है, उम्मीद ऐसा ही है। तो जब तक ये है, क्योंकि उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है ना, यूएस में ऑलरेडी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर ब्रेंट क्रूड तेज़ी से ऊपर गया, ऑयल का प्राइसेस ऊपर गया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, यूएस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उन पर हमेशा प्रेशर रहेगा कि भाई प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब आज का क्वेरी देख लेते हैं ना, तो पूरी कमाई एक साथ म्यूचुअल फंड में डालना क्या सही है। मान लीजिए किसी का 50 लाख है, किसी के पास 1-2 करोड़ है, तो पूरा का पूरा एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं क्या। देखिए म्यूचुअल फंड जब भी आप बात करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, रियल एस्टेट भी आता है। आपको पता है ना, म्यूचुअल फंड से आप सभी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड बोलो तो ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगर आप बात बोलो तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि 100% इक्विटी में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। मार्केट आपको पता है ना, कभी कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम आया 30-40-50% भी कभी कभी गिर जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी ने पैसा जमा किया हुआ है, मान लीजिए 50 लाख 1-2 करोड़ जो भी अमाउंट आपके पास है, उतना ही अमाउंट है, अगर कभी भी 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह के इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। हमेशा ही
ट्राई करें मिक्सअप करके, डाइवर्सिफाई करके। और वो भी डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेज में हैं, आपके खर्चे कैसे हैं, उस सब पे डिपेंड करेगा आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप रिटायर्ड हैं, तब तो इक्विटी में बहुत कम इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ तो मिड कैप स्मॉल कैप में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादातर ट्राई करेंगे लार्ज कैप, थोड़ा फ्लेक्सी कैप, इस तरह से मिक्सअप करके, या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टाइप ना, हाइब्रिड फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से रखें। मतलब अगर आपका एज कम है और भी पैसा कमा रहे हैं, एज कम है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक लमसम पैसा है ना, बड़ा पैसा है, वहाँ पे ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन 10-20 ईयर्स का है, अभी आप और जॉब कर रहे हैं, पैसा और कमा रहे हैं, तब तो इवन 70-80% तक भी इक्विटी में जाया जा सकता है, बाकी का डेट में या फिर दूसरे एसेट क्लास में डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के पास हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, तब तो 20-30% इक्विटी में बहुत हुआ ना। अगेन डिपेंड करेगा आपके पास कितना पैसा है, कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, खर्चे कैसे हैं, बहुत फैक्टर्स है। स्ट्रेट अवे किसी का ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद 20-30-40% बहुत हुआ, उससे ज़्यादा इक्विटी तो आपको सोचना ही नहीं, आइडियली 20-30%। और अगर बहुत अच्छा आइडिया है इन चीज़ों का, आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तब तो इवन 40-50% भी अगर आप जाते हैं तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आइडिया नहीं है इन चीज़ों से, आप ना बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आने वाले दिनों में, या फिर रिएक्ट करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ज़्यादा पैसा इक्विटी में बिल्कुल ना डालें। 10-20-30% से ज़्यादा का एक्सपोजर अवॉइड करें। ठीक है, अगेन बेसिस और इन्वेस्टमेंट नॉलेज आपको डिसाइड करना होगा, और कॉर्पस और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, एज कम है तब तो आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन 60-70-80% तक जा सकते हैं। लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा। मार्केट है, कभी भी कुछ बड़ा सा कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, कोविड किसको पता था ना, अचानक से आ गया, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो उस समय आपका जो पोर्टफोलियो है वो 20-30-40-50% तक कभी कभी गिर सकता है। ये बात अलग है कि कुछ समय के बाद वो वापस आता है, फिर रिटर्न्स भी आता है, लेकिन गिरता तो है, और उस गिरावट को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखें। तो पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क प्रोफाइल और आपके इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे। बेसिस दैट आप डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।